पास है। और ये सब टूल्स दिख रहा है ना, कुछ टूल्स यहाँ पर है, कुछ टूल्स उस रो में है और यहाँ पर इसके ऊपर शायद पाइप होगा, है ना। आज इस फ्रिज का रिपेयरिंग करना है। ये डबल डोर फ्रिज है, सिंगल डोर फ्रिज है। मार्केट में कई तरह के फ्रिज आप लोगों के सामने मिलेगा और सर्विस करना होगा, रिपेयरिंग करना होगा, गैस चार्ज करना होगा, तमाम क्रियाएं उसमें करनी है। वायरिंग से संबंधित यदि फॉल्ट हो जाता है तो वायरिंग वाले सभी विभाग को हम देखेंगे, या फिर गैस भरना है तो गैस से संबंधित सभी कार्य इस फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज में हो या सिंगल डोर फ्रिज में है। गैस आप दो तरीके से भी भर सकते हैं। एक उसका नाप तोल करके, मतलब जो तराजू आता है डिजिटल वाला, वजन करके भी उसका हम गैस भर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज मेन वाल को लगाकर इसके द्वारा भी गैस को मापकर हम लोग आसानी से भर सकते हैं। जो इसमें गैस भरी जाती है ज्वलनशील भी हो सकती है, ना भी ज्वलनशील हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। जो भी गैस का बोतल होता है, गैस की बोतल को कभी भी धूप में न रखें आप लोग। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर स्थान पर उसको न रखें जी। जो गैस वाली बोतल है फ्रिज में जो भरा जाता है या फिर एसी में भरा जाएगा, उस गैस के बोतल को गर्म स्थान पर न रखें। या आप बोतल लिए हैं तो बोतल को ऐसा स्थान पर न रखें ज्यादा जहां पर प्रेशर बन रहा हो, ठीक ना। इसमें क्या है कि इस गैस में दो कारण हो सकता है, या तो इसमें प्रेशर बढ़ जाए तो भी इसका प्रेशर बढ़ने से गैस हीट होने लगेगा, या फिर गर्म स्थान पर टेम्परेचर यानी तापमान देंगे यानी हीट होगा तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दो विधि से इसका काम करता है। प्रेशर बढ़ाकर इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाकर इसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो प्रेशर इसका हाई हो गया तो जाहिर सी बात है अब इसको अधिक टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर जाएगा, प्रेशर हाई होगा, बोतल क्या होगा, फट भी सकता है। बोतल क्या है, फट भी सकता है। कभी भी आप लोग धूप में जा रहे होते हैं, काफी दूर सफर कर रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं फील्ड में काम करने के लिए, इस बोतल को क्या करेंगे, पहले सही तरीके से आप लोग, है ना, सही तरीके से इस बोतल को ठंडे स्थान पर या फिर अपने बैग में कोई ऐसा ले लेंगे जहां पर इसको ठंडी मिलती रहे हमेशा, मतलब ये कूल रहे हो, कुल मिला है ना। बैग भी ले रहे हैं, बैग में कोई भी कपड़ा ऐसा भिगो कर उसमें लपेट कर इसको रख लीजिए। दूर जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तापमान हीट होगा, पीछे रहते रहेंगे। तो ये सब सावधानियां हमको बरतनी है गैस फील्ड क्षेत्र में। फिलहाल में हम देख सकते हैं कि अब इसमें डबल डोर फ्रिज में, है ना, इसमें क्या क्या ये इसका फर्स्ट डोर है। यहाँ से जब ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन करने के बाद आपको दिख रहा है सब, ये वेजिटेबल ट्रे है, सबसे नीचे की तरफ रहता है। इसमें साग सब्जियां, फल और भी आदि खाद्य पदार्थ को इसमें रखा जा सकता है। इसका टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और थोड़ा कम होता जाएगा। इधर की वो टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर कम होने का रीजन ये है कि सब्जी और फल जो होते हैं उसको अधिक लो टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पर हम लोग ज्यादा कम टेम्परेचर पर नहीं रह सकते, है ना। इसलिए इसको वेजिटेबल ट्रे को सबसे नीचे की तरफ कंपनी वालों बनाया है। इसका जो सिस्टम है इस तरह से बनाया गया। आप लोगों ने कभी सोचा होगा फ्रिज का, ये जो फ्रिज है, फ्रिज का मॉडल बॉडी कुछ ऐसे ही बन के तैयार हुआ है। तो उसका रीजन यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज रख सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाला जब डोर खोलेंगे, ऊपर जब डोर खोलते हैं तब देखते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट में हम यहाँ पे सब खाली है। यहाँ पर ये आइस ट्रे का दिया गया है, इसमें हम वही बोतल रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, माइनस में भी चला जाएगा। गर्मी के मौसम में आप लोगों घर में देखोगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन इस फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, यानी रखे हुए बोतल का पानी बर्फ में बदल सकता है। तो पानी को बर्फ में बदलने के लिए इसमें जो क्रियाएं होती है, इस क्रियाएं के बारे में भी हम लोग समझेंगे।
पानी का बोतल बर्फ में बनने का मतलब ये है कि वेपराइजेशन क्रिया होती है, यहाँ से उष्मा को लिया जाता है और वही उष्मा पीछे की तरफ से कंडेंसर जो होता है बाहर निकल देता है। कभी भी आप फ्रिज के पीछे की तरफ जो पार्ट है या फिर कंडेंसर जिसको बोलते हैं, उस कंडेंसर को आप टच करेंगे तो हीट रहेगा, अधिकतर हीट होता है लगभग 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना जी सर। 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसकी टेम्परेचर हो जाती है। अब देर तक उसको पकड़ लोगे आपका हाथ भी जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी खराबी होती है तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि इसमें खराबी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, फिर उसके अनुसार हम इसका कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, है ना। और जो नहीं बनने लायक होता है उसको हम बदल भी सकते हैं। इसमें देखिए एक ये सिस्टम लगा हुआ है डोर गैस्केट, इस दरवाजे में भी है, इस दरवाजे में भी है, दिख रहा है ना जी सर। इस डोर गैस्केट में मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट जो होता है एक पतली पट्टी बनाना जगह, पतली पट्टी। ये जो डोर गैस्केट है, ये डोर गैस्केट रबर गैस्केट का भी होता है ना, और इसमें मैग्नेट भी होता है। देखिए मैग्नेट है, ये हम लोगों का मान लीजिए सिक्का है और इस सिक्के को यहाँ पर देखिए चिपक गया ना, नीचे से ऊपर तक कहीं भी देखिए चिपक जा रहा है ना। अगर ये नहीं चिपकता तो क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि पूरे ये डोर गैस्केट में क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। ये डोर गैस्केट खराब होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फट रहा है, फटते फटते यहाँ पर ये गैप बना देगा। तो ये गैप बनाने का मतलब क्या होता है कि जब हम दरवाजा इस तरह से बंद करेंगे, जब इस तरह से बंद करेंगे तो ये पूरा चिपक के बैठ जा रहा है ना, तो इसमें पूरा चिपक के बैठेगा नहीं। यहाँ पर ये क्या होता है, देखिए ये झड़ रहा है बॉडी और यहाँ से गैप बन जाता है। जैसे कि ये चिपक के नहीं जब बैठेगा तो इतने पे होता है और इस तरह से गैप बन जाएगी, बंद भी नहीं होगा, गैप बन जाती है। इससे क्या होती है कि जितना कूलिंग नहीं हो रहा है उससे अधिक तो बाहर की जो गर्मी है इसमें अंदर की तरफ चली जाएगी। जब बाहर की गर्मी अंदर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो लो होता है वो और हाई हो जाएगा, जो खाद्य पदार्थ रखे हैं वो खराब हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज गर्मियों के दिनों में बहुत उपयोगी है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने पर भी कोई भी खाद्य पदार्थ सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक सड़ाने का कार्य करते हैं, ठीक ना। लो टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया वायरस उतना जीवित नहीं होते हैं उस खाद्य पदार्थ में, जिससे कि वो क्या होता है, सेफ्टी रहता है सभी खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये वेजिटेबल ट्रे है, इसका कैप है, इसमें देखिए एयर जाने का रास्ता है, यहाँ से क्लोज वाला है, मतलब आप इसमें सेव कर सकते हैं इसमें कि जो कूलिंग एयर आ रही है ऊपर से, है ना, कूलिंग जा रही है, तो यहाँ से इसको ओपन साइड कर देंगे, इसके अंदर से जाने लगेगी और इसमें का उष्मा सोखने लगेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि अधिक कूलिंग हो जाने के बाद आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, बंद हो जाएगा ना। तो वेजिटेबल इसमें सब्जी रखे रहेंगे बंद हो जाएगा, इसको ढक दिया जाएगा, है ना। और ये सब रैक है, ये सब रैक है और यहाँ पे ये डोर स्विच है। जैसे डोर स्विच दरवाजा जब इसको पुशअप करता है, दरवाजा हम जब बंद करते हैं तो इतनी ये जो पुश हो जाती है, जब पुश हो जाती है तो उसमें जो बल्ब जलने वाली होती है, जब बल्ब क्या होती है, बंद हो जाती है ना। अब हम और अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ से ये देखिए डोर पैनल है, इसको डोर पैनल बोलते हैं। और ये जो व्हाइट वाला है ना, ये जो बॉक्स व्हाइट वाला जिसमें ये सब पूरा पैक होता है, ये लाइनर होता है। और इसकी जो ये जो होती है बॉडी, क्या होती है, ये बॉडी है, ये लाइनर है। इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है वो पफ होता है, उष्मा का कुचालक पदार्थ, इन्सुलेटेड पदार्थ ऑफ हीट, ठीक ना। मतलब उष्मा का कुचालक पदार्थ इसके अंदर इनबिल्ट है, पूरी बॉडी में अंदर पैक्ड है। इसलिए पैक्ड है कि गर्मी के मौसम में ये लोहे की बॉडी रहेगी, हीट हो जाएगी, जब हीट होगी तो उष्मा अंदर भी जाएगी, तो लगातार जब हीट होगी, जैसे कूलिंग हो रहा तब तक हीट अंदर चली गई, जैसे कूलिंग हो रहा तब तक अंदर हीट चली गई। बस में ना, इस बात को ध्यान देना है कि जो भी कंपनियां बनाती है इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, पॉप, थर्मोबोल या ग्लास बोल, है ना। जैसे कि ये बॉडी सड़ रही है, खराब हो रही है, तो इसमें गैप बन जाता है, तो नीचे वाला बॉडी झड़ जाती है, तो दरवाजा बंद होने पर भी यदि गैप हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, आप लोगों के फ्रिज में कभी भी कहीं पर भी किसी भी कस्टमर के फ्रिज में यदि बॉडी नीचे से झड़ गया है और छिद्र हो गया है, सुराख हो गया है, बड़ा सुराख हो गया है, छोटा सुराख हो गया है, तो वो क्या होगा कि ठंडी जो होगी बाहर जाएगी और हीटिंग जो होगा अंदर रहेगा, और नहीं उष्मा का आदान प्रदान होने लगेगा, जिससे कि
कूलिंग क्रिया जो होने वाली होती है वो कूलिंग क्रिया कम हो जाएगी और फ्रिज का जो सिस्टम है चल रहा होता है उस पर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर अधिक तेजी पर लोड पड़ने पर उस OLP क्या होता है ट्रिप या ट्रिप ना करने। अगर मान लीजिए फ्रिज लगातार भी चलती रही उसमें कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं। तो उस दशा में क्या करना पड़ेगा कि इसको पतरा जैसे कि टीने का कोई पतरा हो या बिल्डिंग, इसको डेंटिंग पेंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डेंटिंग पेंटिंग। पहले डेंटिंग करने का मतलब इसमें जहाँ से खराबी है उसको काट कर नाप कर उसमें वेल्डिंग करने की क्रिया को डेंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में पेंटिंग किया जाता है, ठीक ना। ताकि फ्रिज उसमें उस कलर के माध्यम से स्प्रे पेंट कर दिया जाएगा, बॉडी एकदम नई की तरह, ठीक है। ये होता है इसकी बॉडी की सर्विस और इसकी बॉडी के अंदर की कूलिंग क्रिया और बॉडी में क्या क्या कैसे कैसे लगा होता है, ये सब आप लोग समझ लीजिए। अब इसके बारे में हम अंदर की तरफ समझेंगे कि ये कूलिंग क्रिया करता कैसे है, इसमें क्या भरा क्या होता है। जो भी बताया ना, इसमें गैस, ये जो गैस होती है इसमें गैस R134 से दिख रहा है ना जी सर, 134 है गैस, 600 गैस भी भरा सकता है, AHC गैस भी भरा सकते हैं और 600 गैस का बॉटल हुआ 600 ये 600 गैस भी ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील का मतलब ये जो फायर वाला चिन्ह होता है ना, यदि इस पे कट मार्क होता है तो समझ लीजिए ज्वलनशील नहीं है, यदि कट मार्क नहीं है इस पर ये क्या है, ज्वलनशील, ठीक है ना। इस तरह से कभी भी आप लोग गैस जब लेंगे तो सही तरीके से लेंगे, उसमें पता होना चाहिए कि कौन गैस ज्वलनशील है। और एक बात और है, फ्रिज का रिपेयरिंग करते समय या इसका सर्विस करते समय या ब्रीजिंग क्रिया का मतलब उसका वेल्डिंग मारना गैस के द्वारा, इसके द्वारा जब हम ब्रीजिंग क्रिया करते हैं तो 600 गैस जो ज्वलनशील होती है या R134 का इस समय जो गैस आ रही है रिप्लेस वाला जिसमें हाइड्रोजन मिक्स होती है, तो उसमें क्या होता है वो गैस ज्वलनशील हो जाती है। अब उस गैस अंदर है, आप उसमें वेल्ड मारोगे तो कहीं ना कहीं अंदर सब सिस्टम में गैस के माध्यम से आग चली जाएगी और एक विस्फोट होने का जरिया बन सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कभी भी गैस निकाल कर भी उसमें वेल्डिंग क्रिया करें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको खोलने का कार्य है। कभी भी कोई भी पार्ट खोलना या बंद करना हो तो उसको सिस्टम बाय सिस्टम जिधर से आप निकालोगे उधर से अब इसको सेट भी करना है। क्रम वाइज इसको खोलिए, क्रम वाइज उसी तरीके से इसको सेट करिए। इसको बोलते हैं असेंबलिंग क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? असेंबलिंग का मतलब जिस डिवाइस को जिस भी कोई भी उपकरण हो उसको जिस क्रम में खोलना है उसी क्रम में सेट करने की क्रिया को ही असेंबलिंग क्रिया सभी को आना चाहिए। ये नहीं कि खोलने के लिए खोल दे रहे पता चला कि जब सेट करने के बाद ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, उल्टा पुल्टा सब सेट कर दिए, कार्य करेगा नहीं। पेड़ पर चढ़ना है, खटाखट पेड़ पर चढ़ गए, एकदम चले गए, जितना एकदम उसका जहां तक पुलनी है वहां पर पहुंच गए, फिर पता उतरने की बारी आई तो फिर कैसे होता नहीं होता है। तो कभी भी आप लोग ये सब काम कर रहे हो तो ये सब कुछ सिस्टम बाय सिस्टम पता होना चाहिए। अब इसको खोलने का मतलब ये स्क्रू के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ नट है। यहाँ पर एक स्क्रू है, ठीक, यहाँ पर क्या है, एक स्क्रू, इस स्क्रू को खोला जाएगा। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा, पहली बात ये आइस ट्रे देखते हैं, ये आइस ट्रे का आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक। ये हम लोगों का आइस ट्रे है, इसमें पानी रख देते हैं और ये बर्फ, इसमें बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा क्या होता है इसमें जम जाता है, ठीक है ना। बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा क्या होता है, जम जाता है। अब इसका बर्फ का टुकड़ा हम लोग किस काम आएगा आप लोग जानते ही हो। कभी भी गर्मी के मौसम में शरबत बनाना है, रस घोलना है ना, तो अपना सिस्टम है अपना। किसी का माइंड दूसरी तरफ नहीं भाग रहा है, सब लोग पन्ना बनाने लगे। देखिए स्क्रू को बढ़िया से इसको खोल कर और खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन दिक्कत है, पहले इसको आसानी से बाहर निकालेंगे। देखिए कोई दिक्कत हुआ? अब जो भी हम निकाल रहे हैं इसको बढ़िया से हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम से रखे रहेंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। निकल गया? अब इसको निकाल कर हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम कहीं एक जगह बढ़िया से इसको रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कूलिंग क्रिया होती है वो सिंगल डोर से काफी क्या होती है, अलग होती है। सिंगल डोर में जो एयर होती है
वो सिंगल डोर का जो एयर होती है वो क्या होती है कि सिंगल डोर एयर कोई दरवाजा खुलेगा भी नहीं। सिंगल डोर एयर में क्या होता है कि नीचे की तरफ हवा क्या होती है, डायरेक्ट जाती है, कूलिंग क्रिया होती रहती है। मतलब अब इसमें क्या है, दो पार्ट हो गया, एक ये हो गया और एक नीचे हो गया। अब यहाँ से कूलिंग कॉइल तो यहाँ पे, ठंडा करने वाला डिवाइस यहाँ पे, तो नीचे कूलिंग कैसे फैलाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे कूलिंग क्रिया होगी ना। अब यहाँ से स्क्रू होता है, यहाँ पे स्क्रू होता है, ये दो स्क्रू क्या होते हैं आसानी से हम लोग खोल सकते हैं, ठीक ना। ये कूलिंग यहाँ से हम लोग कूलिंग के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को कूलिंग कहाँ तक चाहिए है ना, ये थर्मोस्टेट का एक पॉइंट है। थर्मोस्टेट के द्वारा हम लोग कूलिंग क्या कर सकते हैं, सेट करते हैं। ये थर्मोस्टेट स्विच जो होती है एक प्रकार का टेम्परेचर को सेंस करके ये कटाव करने का कार्य करती है, पूरे फ्रिज को बंद कर सकती है ना। इसीलिए इसको यहाँ से सेटिंग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसको खोल गया है, खोलने के बाद हम इसको निकालेंगे आसानी से। कभी भी लॉक भी हो सकता है, आप लोग इसमें ज़्यादा बरियाई नहीं करना है, इसमें सावधानीपूर्वक हर एक चीज़ को खोलना है, नहीं तो टूट सकती है। और टूटने के बाद आप सर्विस करने गए हो तो इस बात को ध्यान देना होगा। देखिए अब पूरे झटके से उसको नहीं खींचना है, क्योंकि इसमें वायर भी फंसे हुए हैं ना, देखिए वायर फंसे हुए हैं इसमें। अब हमको क्या करना है, जो भी वायर जहाँ से वायर निकालेंगे उसको यह ध्यान रखेंगे कि कौन सा वायर कहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये कनेक्टर पर होगी अंदर की तरफ, ठीक ना। हर फ्रिज में कुछ न कुछ अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो इसका सिस्टम है। हाँ ये है कि सब में जो डिवाइस लगेगा सब में एक जैसा लगेगा। अब ये नहीं कि उसमें कोई अलग होगा, भले इसका लगाने का तरीका इधर से उधर हो जाएगा। ये इसमें फैन लगा हुआ है और ये फैन मोटर है, इसकी फैन ब्लेड है। ये क्या होती है, ये एसी वाली है। जैसे एसी सप्लाई देंगे ये फैन चलेगा और जब चलता है तो हवा को खींचकर क्या करता है, हवा को खींचकर और इसके रास्ते हवा को नीचे की तरफ फेंकने का कार्य करता है। नीचे की तरफ फेंकने का कार्य का मतलब देखिए, ये हम लोगों का कूलिंग कॉइल क्या है, फिन टाइप कूलिंग कॉइल है ये। और इस कूलिंग कॉइल में चारों तरफ से बर्फ जम जाती है, क्योंकि जब ये चलता है तो गुप्त उष्मा को महसूस करता है, तो उष्मा जैसे ही कम होती है तो इस पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बर्फ जमना जब स्टार्ट हो जाता है तो वेपोराइजेशन क्रिया के दौरान ये पूरा बर्फ से इसमें ढक जाती है। और ये इसका कूलिंग नीचे जाने का एक रास्ता है, कूलिंग नीचे जाने का ये रास्ता है, ठीक ना। यहाँ से जो कूलिंग है देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना अंदर की तरफ ये डक्ट है, ये डक्टेबल है। अब यहाँ से जो कूलिंग एयर है, पानी में चलिएगा, यहाँ से कूलिंग जो एयर है वो नीचे की तरफ फैन के माध्यम से, तो अब नीचे की तरफ फैन के माध्यम से इसके रास्ते और उसके रास्ते क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, फैलती है ना। ठंडी एयर क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है, और जो भारी एयर होती है, और सॉरी ठंडी एयर मतलब भारी होती है, वो नीचे की तरफ बैठती है, और जो गर्म एयर हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उसके दबाव से आती है, क्योंकि यहाँ से आती है, यहाँ से आएगी फिर उसके बाद उधर चली जाएगी। और वो खींच कर पंखी क्या होती है, देखिए यहाँ पे एक दिया होगा, यहाँ से एयर फिल्टर ऊपर भी इसके अंदर जाएगी, जाती है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा होगा, ये यहाँ से भी हवा आती है और उसके बाद उसमें जाएगी, और इस तरह से रिसाइकलिंग क्रिया क्या होता है एयर, ठंडी एयर इस तरह से नीचे जाएगी नीचे से, और बाहर गर्म एयर ऐसे ऊपर की हो जाएगी। फिर एक क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। मतलब इस कंपार्टमेंट का एयर इसमें जाएगा और इसमें का एयर इसमें आएगा, और कूलिंग कॉइल क्या करती है, उस एयर में की उष्मा को निकालकर नीचे की तरफ वायुमंडल में ट्रांसफर कर देती है, और इसमें कुछ बचता नहीं है। जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है और कूलिंग पर्याप्त कूलिंग बन जाती है इसमें, ठीक है ना। इसका ये कूलिंग कॉइल है। कूलिंग इसमें कूलिंग कॉइल में क्या होता है कि कूलिंग कॉइल के नीचे जब इसमें ज्यादा बर्फ जम जाता है और ये जो एयर जाने वाले जो ये रास्ता है ये वाला, ये ब्लॉक हो जाता है बर्फ की वजह से, तो नीचे ठंडी एयर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो बर्फ होता है वो उसको जाम कर देता है। जब बर्फ जाम कर देता है तो नीचे ठंडी एयर नहीं पहुंच पाएगी। जब नहीं पहुंचती है तो उस समय उसको डिफ्रास्टिंग क्रिया करने के लिए इसमें हीटर लगाया गया होता है। क्या लगाया गया होता है, हीटर। ये हीटर यहाँ पर है, ये पीले वाला वायर हीटर का है, ये एक तार है और एक तार यहाँ पर है।
इसके बारे में अभी हम बताएंगे, है ना। ये हीटर का तार है, इसके द्वारा क्या होता है कि ये हीटर ऑटोमेटिक तरीके से ऑन होता है 8 घंटे की टाइमिंग, जो डिफ्रॉस्ट टाइमर जो उसमें होता है, उस डिफ्रॉस्ट टाइमर क्या करता है, इस हीटर को ऑन करता है, जिससे कि इसमें जो बर्फ होता है वो सब बर्फ हीटर की गर्मी की वजह से पिघल कर पानी के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है और फिर से यह रास्ता पूरा क्लीन हो जाता है, जिससे कि कूलिंग क्रिया जो होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसे हीटर क्या करता है, डिफ्रॉस्ट हीटर बर्फ को गला देता है। तो बर्फ पे गलाने की क्रिया को ही डिफ्रॉस्टिंग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रॉस्टिंग क्रिया। ये इसका एक्यूमुलेटर है। क्या है? एक्यूमुलेटर। तो इस तरह से फ्रिज में यदि हम लोगों का ये सब सिस्टम जब खराब हो जाता है तो उसको बदलने का कार्य किया है। अब इसमें गैस है कि नहीं है, अब उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक ना। इसमें हीटर के लिए, हीटर को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए हीटर है, ऑटोमेटिक तरीके से ऑन होता है और ऑटोमेटिक तरीके से ऑफ होता है। तो उसके लिए ये हम लोगों का 2 सिस्टम दिख रहा है। ये है बाईमीटर, ये वाला, और ये क्या है, थर्मल फ्यूज। ये थर्मल फ्यूज है और ये क्या है, बाईमीटर है। ये जो बाईमीटर है और ये -5 डिग्री सेल्सियस पर ऑन होता है, -5 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑन होता है और +10 डिग्री सेल्सियस पर, नियर अबाउट 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑफ हो जाता है। 12 से 13 डिग्री सेल्सियस लगेगा इसको ऑफ होने में, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये समान टेम्परेचर पर, मतलब कि 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है तो ये हमेशा ऑफ रहेगा, इसका कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। इसको बर्फ में ढक देते हैं, धीरे धीरे इसका बर्फ के टेम्परेचर को ये सेंस करता है और इसकी टेम्परेचर धीरे धीरे माइनस में जब जाएगी तो उस समय क्या होता है कि यह ऑन हो जाता है। जब ऑन होते ही यही ऑन होगा तभी हीटर क्या होता है, ऑन होता है। जब ये ऑफ रहेगा तो हीटर ऑफ रहेगा। और ये क्या होता है, थर्मल फ्यूज इसके साथ जुड़ी होती है कि हीटर को ये बंद ना कर पाए, हीटर को ये ऑन ऑफ करता है, हीटर को ये बंद ना कर पाए तो ये थर्मल फ्यूज क्या करता है ना, ये थर्मल फ्यूज ओपन हो जाता है और हीटर को भी बंद कर देता है। ये कब होता है, जब ये ऑन नहीं, जैसे हीटर ऑन हो गया, हीटर को 10 से 12 मिनट चलने के बाद, डिफ्रॉस्टिंग क्रिया हो जाने के बाद उसको बंद हो जाना चाहिए। यदि नहीं बंद होता है लगातार चलते रहेगा, लगातार चलते, हीटर हीट होगा, बॉडी इसमें फाइबर प्लास्टिक का गल ना जाएगी, कूलिंग कॉइल खराब हो जाएगा। तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उससे अधिक न हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर न जाए, उससे पहले ही ये थर्मल फ्यूज क्या कर देता है, पूरे सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और हीटर क्या होगा, बंद, ठीक है ना। तो इस क्रिया में क्या करते हैं कि जब भी ये खराब होता है तो उस टाइम ये दोनों साथ में मिलता है मार्केट में, आप लोग लिया के आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। डबल डोर फ्रिज में ये अधिकतर खराब होता है। जैसे मान लीजिए हीटर नहीं ऑन हो रहा है, हीटर ऑफ हो गया है, तो इस तरह से इसको लाके हम लोग तो जब ये खराब होगा तो पूरा फ्रिज क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि डिफ्रॉस्ट टाइमर एक होता है, क्या होता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर, उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये पीछे, अब ये जो भी सिस्टम है आगे का है, अब हम लोग देखते हैं पीछे का सिस्टम, ठीक ना। साइड में का है और पीछे के साइड में जो कंडेंसर है वो इस तरह का वायर मेश ट्यूब टाइप भी हो सकता है या फिंस टाइप भी हो सकता है। ये जो कंडेंसर है, यहाँ फोकस करना, ये जो कंडेंसर है, यही कंडेंसर क्या होता है, इसमें जब ये कंप्रेसर चलता है, जब ये कंप्रेसर चलता है तो ये क्या करता है, कंप्रेसर पंपिंग क्रिया करता है और इसमें जो गैस होती है उस गैस को एक लाइन से खींचता है, मतलब सक्शन लाइन, एक सक्शन लाइन होती है, सक लाइन, जहाँ से खींचता है, और डिस्चार्ज लाइन से गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ये गैस इस लाइन के द्वारा इस पूरे कंडेंसर में फैलाता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से गैस इसमें रनिंग करते हुए जाएगी और अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो अंदर से गर्मी, यानी अंदर रखे हुए खाद्य पदार्थ से जो उष्मा लिया हुआ गैस है, वो गैस जब आता है तो उस उष्मा को यहीं से क्या कर देता है, वायुमंडल में बाहर को निकालता है। अब ये जो कंडेंसर है, अब इसको बाहर निकालना है तो आप इसको दीवार में एकदम सटा के रख दोगे तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लगभग इतना, लगभग 6 इंच से 1 फुट का लगभग स्पेस चाहिए, 6 इंच लगभग, ठीक ना। आप 6 इंच का स्पेस जो है दीवार के पीछे रखेंगे, कभी भी कहीं पर भी रख रहे हो या किचन में रख रहे हो या किसी घर में रख रहे हो, रूम में रख रहे हो,
तो यह ध्यान देना कि रूम से सटाकर एकदम इसका पीछे का बैक साइड न रखना चाहिए। ये अधिक से अधिक उष्मा को स्थानांतरित करता है। जितना ही उष्मा को स्थानांतरित करेगा वायुमंडल में उतना ही कूलिंग अच्छे से होगी और इस सिस्टम पर लोड नहीं पड़ेगा। ये जो कंडेंसर की जाली है वायर मेश ट्यूब टाइप कंडेंसर है और इसके स्थान पर बोला है कि फेस टाइप कंडेंसर भी लग सकता है इतने आकार में। फेस टाइप कंडेंसर का मतलब ये जो कंडेंसर दिख रहा है ना फेस टाइप विंडो एसी का दिख रहा है ना फेस जो पत्तियां लगी हुई है कुछ उस प्रकार का इसमें भी छोटा सा उससे छोटा सा रहेगा और वही फेस टाइप उसमें दिख सकता है आप लोगों को, है ना। वो क्या होता है कि अधिक से अधिक वो उसमें अब ये नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर है। कौन सा कंडेंसर है? नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर। नेचुरल एयर कूल्ड का मतलब होता है जो प्राकृतिक हवा जो हवा चल रही है जी उस हवा से जो कंडेंसर ठंडा हो यानी इसकी गर्मी ठंडी हो वायुमंडल में उष्मा ट्रांसफर हो ये ठंडा हो उसको बोलते हैं नेचुरल एयर कूल्ड वायर मेश ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये वायर मेश ट्यूब टाइप का मतलब होता है ये जो पाइप का मुड़ाव ये पाइप जो होती है इस पाइप को ही ट्यूब बोलते हैं। वायर मेश का मतलब होता है लोहे की जाली जो इस पर ये लोहे की जो जाली इस पर सपोर्ट के लिए लगाई है और इससे क्या करता है कि संचरण भी द्वारा पूरा का पूरा हीट होता है और ये लोहे की जाली में फैलाव होने के कारण ये अधिक से अधिक अपने अंदर की उष्मा को बाहर निकाल सकता है। अभी ये लोहे की जाली न लगे बस ये पाइप लगे तो जितना उष्मा लोहे की जाली के द्वारा निकल रहा है उतना उष्मा ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस लोहे की जाली को यहाँ पे लगाया गया होता है। अगर ऐसा नहीं हो फिन्स टाइप है तो फिन्स टाइप क्या होता है उसमें फोर्स्ड एयर कूल्ड होता है। फोर्स्ड एयर कूल्ड का मतलब होता है वो कंडेंसर जिसमें छोटी सी पंखी जो लगी थी ना उस कूलिंग कॉइल में वैसा ही पंखी उस कंडेंसर के पीछे लग जाएगा और वो जब चलेगा तो फोर्स मतलब एयर का दबाव डालता है उस कंडेंसर पर तो उसकी गर्मी क्या होती है एयर के प्रेशर से बाहर की ओर क्या करती है ट्रांसफर हो जाती है। तो जितना ही यूनिट की साइज बढ़ेगी मतलब इसकी साइज बढ़ेगी तो उसके अनुसार कंडेंसर का साइज बढ़ेगा। तो ये छोटे कार के फ्रिजों में ऐसा कंडेंसर लगता है। बड़े कार का जब फ्रिज होगा तो उसमें फिन्स टाइप कंडेंसर लगेगा उसमें उसके बगल में एक छोटा सा पंखा लगेगा जो उसको गर्मी को क्या करेगा बाहर निकलेगा, ठीक ना। अब यहाँ से इस कंप्रेसर को रिले OLP के माध्यम से 220 वोल्ट सप्लाई देकर इसको ऑन जब किया जाता है आप घर में प्लग मेन पावर प्लग के माध्यम से मेन लीड जो होती है मेन लीड के माध्यम से जब इसको चलाते हैं तो ये कंप्रेसर ऑन हो जाता है और इस कंप्रेसर के ऑन होते ही इसका गैस जो होता है रिसाइकलिंग क्रिया होता रहता है। इसमें हाई प्रेशर इधर होता है लो प्रेशर इसके इन साइड में होता है कूलिंग कॉइल में। तो इन साइड में लो प्रेशर होने की वजह से वो उष्मा को खींचता है और उसी उष्मा को यह बाहर की ओर निकालता है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा बता देते हैं कि गैस बस इसके अंदर रनिंग करती है। गैस कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। गैस कहीं से लीक हो गया रनिंग करते समय तो गैस निकल जाएगा और कूलिंग क्रिया नहीं होगी। तो गैस रनिंग करती है। गैस आप कभी भी फ्रिज अगर इसमें चोक नहीं होता है कभी भी ये पाइप किसी कारण बस ये जाम नहीं होती है तो यह लगातार यह फ्रिज 10 वर्ष 15 वर्ष कंटिन्यू ये काम कर सकती है। अगर खराब होता है तो ये मोटर इसका जो पंपिंग क्रिया चलता है ये समय समय पर वोल्टेज का सप्लाई सही नहीं रहेगा कम बेसी होता रहेगा। इसको आप चलाओगे तो उस स्थिति में ये खराब होने का चांस रहेगा। इसमें ऑयल की मात्रा होती है इसमें ऑयल भरा होता है जो इसकी पंपिंग क्रिया जो एक प्रकार का बोले तो गाड़ी के इंजन जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है उसके जैसा सब सिस्टम उसमें लगा हुआ है। इसमें भी जैसे मोटरसाइकिलों में मोबिल डालते हो बदलते हो उसमें भी एक प्रकार का मोबिल जो होता है पूरे सिलेंडर और पिस्टन पर लुब्रिकेशन क्रिया का कार्य करता है। तो इसलिए इसमें सर्विस के दौरान इसमें ऑयल का भी चार्ज करना जरूरी होता है। अधिक कंप्रेसर आवाज देने लगे या अधिक कंप्रेसर हीट होने लगे तो आप लोग उसको महसूस करोगे इसमें समझोगे कि नहीं इसमें क्या है कि ऑयल का कब इसमें ऑयल चार्ज करना है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑयल चार्ज वही करेंगे जैसे कि जो पुराना ऑयल है उस ऑयल को निकालकर नए वाला ऑयल को इसमें डाला जाएगा। तो कंप्रेसर के साइज के अनुसार 250-300 ml ऑयल को इसमें डाल दिया जाएगा। कंप्रेसर की साइज बड़ी है तो उसके अनुसार ऑयल को बढ़ा के डाल दिया जाएगा। ऑयल जो चार्ज करना है इसमें किप्पी के माध्यम से भी डाल सकते हैं या कंप्रेसर को चलाकर चार्जिंग लाइन लगाकर ऑयल हल्का गर्म करके छान लेंगे और छान कर इसको क्या करेंगे चार्ज करेंगे, ठीक ना। वो सब सिस्टम हम प्रैक्टिकल में अलग से बताएंगे। फिलहाल में बता देते हैं
कि आयल इसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें गैस भी होती है, आयल भी होती है। आयल का घनत्व तो ज्यादा होने के कारण वो नीचे की तरफ बैठा होता है, गैस का घनत्व तो कम होने के कारण वो ऊपर की तरफ रहती है, ठीक है ना। आयल होना वही होना चाहिए जो गैस इसमें भरा गया है। तो इसमें गैस R134 है, तो R134 के अनुसार पॉलिस्टर आयल 68 नंबर इसमें डाल के अपना इसको चार्ज किया जाएगा, है ना। जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। इन्वर्टर फ्रिज में क्या होता है कि जो गैस होती है वो 600 गैस होती है और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। उस गैस को कम क्वांटिटी में इसको भरा जाती है, कम क्वांटिटी में उतने प्रेशर बना लेता है और कूलिंग क्रिया स्टार्ट कर देती है। उसके लिए जो आयल होती है वो दूसरा आयल होता है। तो उस कोई भी कंप्रेसर हो, जिस कंप्रेसर में जो गैस यहाँ पर दिखा गया ना R134 से, यहाँ पर जो भी लिखा होता है, आप लोग कभी भी सर्विस करने जाओगे तो कंप्रेसर के बॉडी के ऊपर देख लेना है कि उसमें कौन सी गैस भरी हुई है और कंप्रेसर कितने वोल्ट सप्लाई पर चल रहा है, AC वोल्ट सप्लाई पर चल रहा है कि DC वोल्ट सप्लाई पर चल रहा है। उसमें उसका हर्ट्ज 50 हर्ट्ज है कि 150 हर्ट्ज है, 160 हर्ट्ज है। तो 160 हर्ट्ज होने का मतलब तो जो इन्वर्टर कंप्रेसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सप्लाई का मतलब होती है कि वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, मतलब इसको डायरेक्ट भी हम चला सकते हैं, ठीक ना। ये बात ध्यान रहे। कभी भी इस कंप्रेसर के टर्मिनल पिन हम जब इसको देखते हैं यहाँ से, कभी भी इसका रिले और यूएलपी हम निकालते हैं, देखिए इसका कंडेंसर भी है, रिले यूएलपी भी है। जब भी इसको निकाला जाएगा यहाँ से, ये सब तीनों चीजों को ध्यान देना है कि इसमें पीसीबी प्लेट नहीं है जिसमें रिले यूएलपी लग गया है, तो ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे। इसमें सभी तीनों पॉइंटों पर मान बराबर नहीं आएगा। अगर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है तो उसमें तीनों पिनों पर मान क्या होता है, बराबर रहेगा। तो उस स्थिति में अगर इस पर तीनों पिनों पर मान बराबर रहता है तो ये मान लीजिए खराब हो सकता है, ठीक ना। तो ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का चेकिंग है। तो अब इस चेकिंग वाला क्रिया भी बताएंगे। फिलहाल में समझिए इसको कि यहाँ से गैस चार्ज होती है और उसमें भरा जाता है और यही क्रिया चलती है। और जब गैस यहाँ से पास करती है तो ये ड्राई फिल्टर होता है। क्या होता है? ये जो ड्राई फिल्टर होता है, यह जो गैस इसमें रनिंग करती है, कहीं पाइप, ये पतली पाइप आगे गैस को ले जाने के लिए होती है। ये गैस को जाम न कर दे, है ना, गैस जा रही आगे या गैस जाम ना हो जाए, इसलिए इसमें सिलिका जेल भरा होता है नमी को सोखने के लिए, और इसमें डबल जाली लगी होती है गैस को छानने के लिए, ठीक ना। ये गैस छनकर ही आगे की तरफ जाएगा। यदि गैस नहीं छनेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो फ्रिज 2 साल 4 साल चलने, 5 साल चलने या 10 साल वारंटी है, 10 साल चलने की वजह ये 1 साल के अंदर ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या उससे कम समय भी ये खराब हो सकती है। तो इस ड्राई फिल्टर का भी होना बहुत जरूरी है ना। और ये आगे लगी है कैपिलरी ट्यूब। ये थ्रोटलिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? थ्रोटलिंग डिवाइस का एक भाग है। थ्रोटलिंग डिवाइस का मतलब होता है कि गैस के प्रेशर को कम करना, गैस के प्रेशर को कम करना। तो गैस के प्रेशर को कैपिलरी ट्यूब भी बदल सकती है, और एक आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, अंदर की तरफ जाएगी और इन साइड में कूलिंग कॉइल के पास जाकर ये लग जाती है। और ये जो एक कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, इस पूरे गैस के प्रेशर जो जाता है यहाँ से प्रेशर को कम कर देती है, जिससे कि वहां पर जब इन साइड में जब कूलिंग कॉइल में जब गैस जाएगी तो लो प्रेशर होने की वजह से कूलिंग को ऑब्जर्वेशन करेगी, उष्मा को, ठीक ना। वही हीटिंग यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। यही क्रिया जो होती है फ्रिज के अंदर लगातार गैस का रनिंग चलती रहती है, रिसाइकलिंग क्रिया चलती रहती है, ठीक ना। और ये बाहर से कहीं गैस जो होती है नहीं कूलिंग करती है, बल्कि इस पाइप में रनिंग करती है और उष्मा लेती है और देती रहती है, ठीक ना। इस क्रिया के दौरान ही फ्रिज में एक अच्छी कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं और अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित कार्य करते हैं। और जो भी कारीगर है, जो भी इंजीनियर है, इसको सीखते हैं और इसका सर्विस करते हैं। जो भी खराब होता है आप इसको बदल सकते हैं, ये खराब हो जाएगा इसको बदल सकते हैं। और बदलने के लिए जब भी बदला जाएगा कोई भी पार्ट, इसको भी बदला जाएगा। तो बताया है कि कहीं पर लीक होगा तो गैस इसमें दोबारा भरना होगा, गैस क्या होगा, दोबारा भरना होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें गैस चार्ज कैसे किया जाएगा। अब हम इसमें गैस चार्ज करने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। ये था बेसिक। अब अगले वीडियो में गैस चार्जिंग क्रिया का पूरा पार्ट देखेंगे हम लोग, ओके।